सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जितने भी सीज्ड वेपन होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है एक्सप्लोसिव वेपन्स की और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है आर्म्स फायर। भले ही आप कितनी भी कूटनीति भारत के खिलाफ कर लो, कितनी साजिश आप भारत के खिलाफ कर लो, भारत का वीर सैनिक हमेशा आपको मुंह तोड़ जवाब देता आया है, देगा और देता रहेगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, मैं विक्रांत पुंडीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। अगर आप भी उन सब में से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जब कभी भारत की कश्मीर वैली या किसी पूर्वोत्तर इलाके या किसी नक्सलिस्ट प्रभावित क्षेत्र के अंदर भारत की सिक्योरिटी फोर्स कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो अक्सर हम न्यूज में उससे जुड़ी एक रिपोर्ट सुनते हैं और देखते हैं। वो रिपोर्ट क्या है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन टेररिस्टों को इनके आकाओं के पास सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। साथ ही साथ इसके साथ एक रिपोर्ट और जुड़ी होती है, वो ये होती है कि अक्सर ये जो आतंकी जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनको इनके आकाओं के द्वारा भीख में या दान में मिलती है, उनको ये वहीं जमीन पर छोड़कर ऊपर चल बसते हैं। अब इन हथियारों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्म फोर्सेस जब्त कर लेती है और अपने पास रख लेती है। अब होता क्या है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। अक्सर ये जो हथियार होते हैं जो बरामद किए जाते हैं ये किसी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ही नहीं किए जाते बल्कि कोर्डन सर्च ऑफ ऑपरेशन में भी बरामद किए जाते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक प्रश्न बिल्कुल आ रहा होगा कि आखिर सर इन हथियारों के साथ क्या किया जाता है। क्या इन हथियारों को भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या आर्म फोर्सेस, जिसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इनके रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशंस यूजेस के लिए भेज दिया जाता है या इन्हें प्रिजर्व स्टोर करके रखा जाता है या इन्हें डिमोलिश कर दिया जाता है। ये एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में डेफिनेटली 100% आ रहा होगा। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं और आपको सब क्लैरिटी आज इस सेशन के द्वारा मिल जाएगी कि आखिर इन वेपन्स के साथ क्या किया जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जितने भी सीज्ड वेपन होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है एक्सप्लोसिव वेपन्स की और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है आर्म्स फायर। एक्सप्लोसिव वेपन्स में क्या आते हैं? एक्सप्लोसिव वेपन्स की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आईईडीज और ग्रेनेड्स बम्स जैसी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। लेकिन ये जितने भी एक्सप्लोसिव वेपन्स होते हैं जिसमें कि आईईडीज और ग्रेनेड्स होते हैं इनको स्टोर प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता बल्कि इन्हें कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स के द्वारा डिमोलिश कर दिया जाता है क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ डेंजर ज्यादा होते हैं। टाइम के साथ साथ इनमें यूज किया गया जो गन पाउडर है उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है और अगर हमने इनको प्रिजर्व स्टोर करके रख लिया तो ये फट सकते हैं, बॉम्बार्ड हो सकते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल एक्सप्लोजन्स के द्वारा डिमोलिश कर दिया जाता है। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की कैटेगरी जो आपकी आर्म्स फायर है जिसके अंदर असॉल्ट राइफल्स, माउजर गन्स या पिस्टल्स या मशीन गन जैसी हैवी असॉल्ट राइफल्स आपकी आती है। इनके साथ क्या किया जाता है? इन्हें सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं रेगुलर पैटर्न वाले सर्विस वेपन और एक होते हैं नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन। तो सर्विस पैटर्न वाले वेपन और नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन। अब ये सर्विस पैटर्न वाले वेपन्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें किसी आतंकी से हमें इंसास राइफल मिली है और हम ये भी जानते हैं कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस है, वो इस इंसास राइफल का बखूबी इस्तेमाल करती है अपनी रेगुलर सर्विसेज के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो इंसास राइफल्स हमें आतंकियों से मिली है वो एक सर्विस पैटर्न वाले वेपन है क्योंकि भारतीय फौज या भारतीय सेना सिक्योरिटी फोर्सेस इनका रेगुलर सर्विस में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन क्या होते हैं। नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन वो होते हैं जिनका प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा या भारतीय आर्म फोर्सेस के द्वारा हाल फिलहाल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे वेपन को क्या कहा जाता है? नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन्स अपन कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले असॉल्ट राइफल्स जो होते हैं या आपके जो आर्म्स फायर्स होते हैं उनकी कैटेगरी दो टाइप से हम लोग करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो क्या है
ये क्लासिफिकेशन होने के बाद, मतलब किसी आतंकियों से ये हथियार बरामद करने के बाद हम इन सिंपल इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद इन हथियारों को भेज दिया जाता है ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट के पास या डिपो के पास, जहां पर ऑर्डिनेंस डिपो या डिपार्टमेंट इन हथियारों को स्टोर कर रखता है। अब ऑर्डिनेंस डिपो क्या करता है? ऑर्डिनेंस डिपो सबसे पहले जो सर्विस पैटर्न वाले वेपन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग करता है, उनकी गुणवत्ता की जांच करता है, उनकी क्वालिटी की जांच करता है, और सबसे पहले यह देखता है कि ये किस वर्किंग कंडीशन में काम आने वाले वेपन है, ये किस क्लास के वेपन है, सबसे पहले ये देखता है। ये सब देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हां इसमें मरम्मत की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मेंटेनेंस की जाती है, और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। ये सब करने के बाद लास्ट में उसकी क्वालिटी चेक किया जाता है, और क्वालिटी चेक के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग में वो एक निश्चित पैमाने पर खड़ी उतरती है तो समझ लिया जाता है कि हां ये भारतीय सेना के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर प्रयोग करने के लिए रिलायबल है, सुटेबल है। फिर इन्हें विशेष परिस्थिति में भारतीय सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रेगुलर सर्विस यूज के लिए भेज दिया जाता है। यह चीज आपको यहां पर याद रखनी। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें, भले ही वो सर्विस पैटर्न वाले वेपन हो या नॉन सर्विस पैटर्न वाले वेपन हो, दोनों में सबसे पहले उनकी क्लास देखी जाती है, वो किस क्लास के वेपन है, किस वर्किंग कंडीशन में उपयोग करने वाले वेपन है, क्या उनमें मेंटेनेंस की जरूरत है, क्या उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्या उनकी क्वालिटी चेक करने की नीडेड है या नहीं है, और क्वालिटी चेक होने के बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है। अगर पैमाने पर खड़े होते हैं तो ही उन्हें भारतीय सेना या फौज के पास भेज दिया जाता है उपयोग करने के लिए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है, जो जितने भी सीज किए गए वेपन हैं, ये सीज किए गए वेपन में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। हो सकता है ये जितने भी सीज किए गए वेपन है, ये आतंकी जो प्रयोग करते हैं, इन्हें तो ये भीख में और दान में मिलते हैं इनके आकाओं के द्वारा। तो वहां पर ये भीख में जो दान में मिलते हैं डिफरेंट नेशन से लाकर आते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या पता उसमें कोई वेपन अमेरिका का हो, या किसी ब्रिटेन का हो, या जर्मन हो, या बेल्जियम हो, किसी दूसरे देश को, तो वो पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो उसी तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहां पर देखा गया। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी आतंकी से हमें कोई एडवांस वेपन मिल गया, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का एडवांस वेपन हमें मिल गया, तो वहां पर यह चीज आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, अगर उस एडवांस वेपन का जो एम्युनिशन है, जो गोला बारूद है, वो हमारे यहां पर इजीली बहुत लो कॉस्ट पर अवेलेबल है, तो ऐसे एडवांस वेपन को डिमोलिश नहीं किया जाता है, बल्कि उनमें मॉडिफिकेशन करके, मेंटेनेंस करके उनको यूज करने के लिए भेज जाता है विथ स्पेशल कंडीशन। मैं बता रहा हूं स्पेशल कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है स्पेशल पैरा फोर्सेस के पास भेज दिया है, या किसी आपकी हैवी फोर्सेस है, गरुड़ कमांडोज वगैरह कुछ इनके पास भेजा है। आपने देखा होगा नॉर्मली जितने भी स्पेशल फोर्सेस होती है, जो हाई लेवल की फोर्सेस होती है, ये बहुत एडवांस वेपन के इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली रेगुलर आर्मी के अलावा अगर हम लोग बात कर ले। अब मैं यहां पर यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम लोग ये आतंकियों से लेते हैं, भाई हम लोग सेल्फ रिलायंट है, वो भिखारी है, वो कटोरे लेकर घूमते रहते हैं, हम दानी हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये याद रखिए। अच्छा, जब हम इन पर्सन की खोज कर रहे थे कि भाई इन सीज वेपन का क्या किया जाता है, तो वहां पर हमें बात फर्स्ट और मिली, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स वहां पर हमें मिला। और वो अमेजिंग फैक्ट्स क्या था, वहां पर यह लिखा था कि ये जितने भी सीज्ड वेपन्स होते हैं, कई बार इनकी नीलामी या ऑक्शन भी कर दिया जाता है। अब यह सवाल अपने आप में बहुत एक अटपटा सा लगता है, और यह जवाब अपने आप में बहुत एक अटपटा सा लगता है, तो हम इस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ हमारे जो रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स पर्सनल्स थे, उनसे हमने ये प्रश्न के बारे में पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि फौज के अंदर कभी भी जो वेपन्स होते हैं उनकी रिसेल या सेल नहीं की जाती है, ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उल्लेख कर दिया। लेकिन वहीं इसी के साथ एक अमेजिंग फैक्ट हमें और मिला, और वो फैक्ट एक न्यूज़पेपर के द्वारा हमें मिला, जो कि वर्ष 2011 का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर की एक हेडिंग है। वो हेडिंग आपको मेरे पीछे बैक साइड में भी दिखाई दे रही। उसमें क्या लिखा था, उसमें बहुत अमेजिंग फैक्ट ये लिखा था, जिसमें आरटीआई के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 2011 के अंदर कुछ चाइनीज वेपन अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 2 लाख के आसपास, और कुछ रिवॉल्वर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट लगभग 3 लाख के आसपास। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसिव वेपन्स थे, उनको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की जो होम डिपार्टमेंट है वो रिसेल कर रहा था, वो सेल कर रहा था, ये मतलब इन सीज वेपन को सेल कर रहा है, वो भी एक बहुत लो कॉस्ट के ऊपर, लगभग 25,000 के आसपास। ये अपना में बहुत अमेजिंग सा लगा। लेकिन
ये जो चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है और उसका सोर्स मैं आपको पीछे बैक साइड में आपको दिखा भी रहा हूं। अच्छा, वहां पर यह भी पाया गया ये जितने भी वेपन्स थे जो सेल किए गए, अक्सर इनको खरीदने वाले जो ज्यादातर लोग थे वो पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स थे। और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जिन हथियार को खरीद रहे थे उसमें से अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन वेपन्स थे 7, और यदि हम लोग बात करें बेल्जियम वेपन्स थे 11, जर्मन वेपन्स थे 3, इंग्लिश वेपन्स थे, ऐसे वेपन्स देखे। और इनके साथ साथ कुछ इंडियन मेड वेपन्स भी थे, लेकिन फॉरेन वेपन्स को खरीदने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा थी। यह बिल्कुल क्लियरली वहां पर एक्सप्लेन किया गया था। तो ओवरऑल जो हम अब तक समझे वो ये है कि भाई ये जितने भी सीज वेपन्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है विशेष परिस्थिति में। सबसे पहले इनकी वर्किंग कंडीशन, किस कैटेगरी के ये वेपन है, क्या ये एक क्वालिटी टेस्ट में पास होते हैं, टेस्टिंग में पास होते हैं, तभी इनको उपयोग करने के लिए भेजा जाता है, अन्यथा नहीं भेजा जाता। अब इसके साथ एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। आप अक्सर ये सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल किसी आतंकी से हमें 100 राइफल्स मिली है ना, तो क्या सर 100 राइफल्स या बंदूकों को भारतीय सेना के अंदर उपयोग करने के लिए भेज दिया जाएगा या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर उपयोग करने के लिए भेज दिया जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। मैंने बता चुका हूं, सर्विस, उसकी क्लास, उसकी कैटेगरी देखने के बाद ही। हां, जो वेपन्स अपने स्टैंडर्ड पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं उनको मिलिट्री म्यूजियम्स में रख दिया जाता है, स्टोर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है ताकि पब्लिक वहां पर आए और उनको देख ले, या स्टोर करके इस तरीके से रख दिया जाता है। अब एक बहुत अमेजिंग फैक्ट आपको और समझना है, वो क्या है? मैंने जो बोला कि 100 वेपन्स अगर मिले, क्या 100 के 100 को इस्तेमाल कर लिया? नहीं। उसका रीजन क्या है? नॉर्मली जो ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है भारत के अंदर। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग करता है तो हर एक वेपन का एक निश्चित कोड होता है, वो कोड उस पर लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो सीज वेपन्स होते हैं इनके ऊपर कोड नाम की कोई चीज या चिड़िया नहीं होती है, तो ये भी थोड़ा आइडेंटिफिकेशन या उनकी पहचान करने में डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कोई वेपन गुम हो गया तो अपन कैसे पहचानेंगे कौन सा वेपन गुम हुआ है? तो उसका कोड पता चल जाता है, यार ये वेपन चला गया, ये वेपन चला गया। इस तरीके से नॉर्मली रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा, आतंकी जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं। भाई रिलायबल क्यों नहीं होते? क्योंकि आतंकियों को जो ये हथियार मिले होते हैं ये इनके आकाओं के द्वारा दान या भीख में मिले होते हैं, और इनके आकाओं को ये जो हथियार है वो भी दान और भीख में मिलते हैं। कहां से? 2 देश हैं, आप जानते हैं, एक है आतंकिस्तान और एक दूसरा देश है फादर ऑफ कोरोना, चाइनीस्तान। आप जानते हो ये 2 देश ऐसे जो भारत के खिलाफ अक्सर कुछ ना कुछ कुटर-पुटर करते रहते हैं, अपन को फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिए। अक्सर इनमें से जो एक देश है वो तो कटोरा मांगता रहता है, दे दो दे दो दे दो। उसके लिए तो एक कहावत बिल्कुल सेट होती है, जहां देखी थाली पे रात वहां बिता दी सारी रात। और वो देश ऐसा जो लोगों को पागल बनाने में, बाकी देशों को पागल बनाने में नंबर 1 रैंक पर आता है। लेकिन भले ही आप कितनी भी कूटनीति भारत के खिलाफ कर लो, कितनी साजिश आप भारत के खिलाफ कर लो, भारत का वीर सैनिक हमेशा आपको मुंह तोड़ जवाब देता आया है, देगा और देता रहेगा। हम जब तक शराफत के साथ जी रहे हैं हमें जीने दीजिए। जिस दिन हम अपने पर आए और आपको मालूम है हम आपके देश के अंदर घुसकर आपको ठोक कर आए हैं, तो हमें दोबारा मौका मत दीजिए कि हम ठोक कर आए। अब की बार अगर हम चढ़े तो ऐसा सेट करेंगे, ऐसा ठोक के आएंगे तो शायद आपका नामो निशान मिलेगा। तो आई होप आप सभी को यहां पर एक अमेजिंग फैक्ट और फिगर आपको जानने के लिए मिली होगी कि इन सीज वेपन के साथ क्या किया जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट किस सेशन पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। सो आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।